गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज का इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। शो हो चुका है खत्म, ओवर टाइम में चला गया शो। इनफैक्ट 10 मिनट ऊपर चला गया, 1 मिनट बचा था 8:30 बजने में और मेन इवेंट शुरू भी नहीं हुआ था। तो पता नहीं आज WWE की शो की टाइमिंग कैसी थी। और ये शो लास्ट वीक के कंपैरिजन में गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लास्ट वीक हम तारीफ कर रहे थे मंडे नाइट रॉ की, मैंने खुद बोला था कि शो काफी एंटरटेनिंग लगा बहुत समय बाद। और आज जो है WWE वापस आ गई अपने बेसिक्स पे और ये शो जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मिसमैनेज था और बहुत ही ज्यादा प्रोमोज हमें इस शो में देखने को मिले जिसकी बिल्कुल नीड नहीं थी। तो हम बात करेंगे सारे शो के बारे में। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतना ही फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं गाइस सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर और वो बात करते हैं किस तरीके से रे मिस्टीरियो आज के शो पे होने वाले हैं। लेकिन जो एक चीज वो नहीं बोलेंगे यहाँ पे वो है उनकी रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि वो इतने जो है बोल्ड नहीं है कि आखिर ये बात भी रिवील कर दें। तो वो कहते हैं मैं उनके यहाँ पे मदद करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि रे मिस्टीरियो अब हमें कभी देखने को मिलेंगे नहीं। और वो कहते हैं यहाँ पे कि ये रे मिस्टीरियो के लिए फायदे वाली बात है, क्योंकि वो एज ए लेजेंड WWE से चले गए। उन्होंने रॉ की यहाँ पे बहुत मदद करी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरा फायदा किया वो एक अपने आप में लेजेंड माने जाएंगे। एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं बाहर और गाइस हमें सेथ रॉलिंस और ब्लैक के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली रॉलिंस को सपोर्ट करने के लिए रिंग साइड यहाँ पे होते हैं ऑस्टिन थ्योरी और मर्फी, और यहाँ पे मैच के बीच में आ जाते हैं हुम्बर्तो कैरियो एक स्टील चेयर लेके और वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक को। तो बेसिकली एंड में हमें देखने को मिलता है कि मर्फी और जो है थ्योरी वो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट रेफरी को ताकि रॉलिंस जीत जाए, लेकिन हुम्बर्तो उन पे अटैक कर देते हैं और इसका फायदा उठा के एलिस्टर ब्लैक रोल अप से हरा देते हैं सेथ रॉलिंस को। अब ऑब्वियसली रॉलिंस को बहुत गुस्सा आता है और मैच के बाद जो है यहाँ पे वो एक स्टॉम्प लगा देते हैं ऑन बोथ हुम्बर्तो कैरियो एंड एलिस्टर ब्लैक, और यहाँ पे उनको अपना रिवेंज मिल जाता है। तो जबकि वो मैच हार गए लेकिन एट द एंड उनको अपर हैंड मिल गया। उसके बाद शॉन माइकल्स की एक प्री टेप्ड इंटरव्यू होती है गाइस, जैसे लास्ट वीक हमको रिक फ्लेयर की तरफ से देखने को मिली, और वो बात करते हैं एज और रैंडी ऑर्टन के मैच की। वो कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच है वो देना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, और डेफिनेटली इस चीज से मैं एग्री करता हूँ शॉन माइकल्स की, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता भाई ये ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर होने वाला है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एज को मैं बैकअप करता हूँ जीतने के लिए, और मेरे अलावा तो कोई दूर दूर तक डाउट नहीं है कि एज इस मैच को जीतने वाले हैं, और वो बेसिकली यहाँ पे ये बात बोलते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है लाना और MVP की एक बैक स्टेज सेगमेंट, जहाँ पे दोनों आपस में बहस रहे हैं और एंड में लाना चांटा लगा देती है MVP को, क्योंकि वो किसी की बात सुन नहीं सकती। अगर उनको कोई बुरा बोल दे तो उनको अच्छा नहीं लगता, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे MVP को एक चांटा लगा दिया। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो सेथ रॉलिंस की ओपनिंग सेगमेंट हुई इसका पूरा रिप्ले में दिखाया जाता है बस एक सिनेमैटिक लुक में। अब मैं सोच रहा हूँ ना तो ये चीज लास्ट वीक हुई थी ना 2 वीक्स पहले हुई थी या आज के शो में हुई है, तो इसका पूरा रिप्ले दिखाने का क्या फायदा। अर्लियर टुनाइट करके मेजर मोमेंट्स दिखा दो तो भी समझ आता है, लेकिन ऐसी चीजों की वजह से शो में इतना टाइम खा गया कि मतलब पूरा शो जो है वो मिसमैनेज हो गया था और प्रोमोज इतने सारे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद गाइस हमें एक और प्रोमो देखने को मिलता है। आ जाते हैं रिंग में अपोलो क्रूज, वो बात करते हैं किस तरीके से वो बहुत ज्यादा खुश हैं और उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। तो केला ब्रैक्सटन उनसे पूछते हैं कि अब तुम किसको मौका देना चाहते हो फॉर द US टाइटल, और वो कहते हैं मैं एक ऐसे बंदे को देना चाहूंगा जो वो डिजर्व करता है, और वो है केविन ओवेंस। तो केविन ओवेंस आते हैं बाहर और वो कहते हैं तुम मुझे मौका सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि लास्ट वीक में हार गया था एंजल गार्जा से और तुम जो है मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाना चाहते हो। तो वो कहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये मौका डिजर्व करते हो, और हमें इन दोनों के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। तो ये मैच काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इसमें एक मोमेंट आती है जहाँ पे गार्जा और अंड्राडे आ जाते हैं बाहर, इन दोनों को अटैक कर देते हैं। तो ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाता है और उसके बाद एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहाँ पे अपोलो क्रूज और केविन ओवेंस की जो टीम है वो हरा देती है गार्जा और अंड्राडे की टीम को। तो बेसिकली एक फिलर था, लेकिन फ्यूड इस तरीके से कंटिन्यू हो रही है तो इसमें कुछ खास गलत नहीं था। दोनों मैचेस काफी डिसेंट थे और इस वजह से गाइस यहाँ पे जो है ओवेंस और अपोलो क्रूज इस मैच को जीत गए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वाइकिंग रेडर्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में एक बॉलिंग कॉन्टेस्ट। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब मंडे नाइट रॉ में टैग टीम्स के बीच में रेसलिंग मैचेस होने बंद हो चुके हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ये हमें बॉलिंग मैच देखने को मिलता है गाइस जहां पे वाइकिंग रेडर्स जीत चुके हैं। इनफैक्ट फनी था कंपेयर टू बाकी सारी चीजें, क्रिंजी तो हमेशा होता ही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सेम चीज कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को बॉलिंग करनी आती नहीं है, वो बहुत बेकार खेल रहे हैं। वाइकिंग रेडर्स सारी स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारे जा रहे हैं, एंड में एकदम से स्ट्रीट प्रॉफिट्स अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं और गेम क्लोज हो जाती है। और लास्ट शॉट जो होता है वाइकिंग रेडर्स का, उसमें आईवार जो है वो बेसिकली बॉल के साथ ही जो है वो चले जाते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 1 पॉइंट से केवल वाइकिंग रेडर्स इसको जीत चुके हैं, और अब जो इनका नॉन रेसलिंग कंपटीशन चल रहा है उसमें टाई हो चुका है स्कोर 2-2, और अब शायद जो फाइनल मैच है वो
होगा बैकलैश में फॉर द टैग टीम टाइटल्स। तो ये अनोखी सी क्रिंज वर्दी बिल्ड थी। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आई तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बिली के का मैच अगेंस्ट निकी क्रॉस। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड थे तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि अपोलो क्रूज का सेम फिनिशर बिली के ने लगाने की कोशिश करी लेकिन पूरे तरीके से बॉच कर दिया और निकी क्रॉस को इस मैच में तब भी उन्होंने हरा दिया, पता नहीं कैसे। तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। उसके बाद जो एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली वो थी रे मिस्टीरियो की सेगमेंट। वो आते हैं यहाँ पे और बात करते हैं किस तरीके से जो उनकी इंजरी है उसके बारे में उनको खुद नहीं पता कि कब तक उनको क्लियर करा जाएगा या फिर कभी उनको क्लियर करा जाएगा भी या फिर नहीं। समोआ जो उनसे पूछते हैं कि थोड़ा बहुत हमें अपडेट दो कि क्या तुम्हारा चल रहा है, लेकिन वो मना करते हैं और वो कहते हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि WWE की टीम क्या कर रही है, क्योंकि मेरी इंजरी काफी सीरियस है। और हमें देखने को मिलता है उन्होंने अपनी मास्क की एक साइड ढक रखी है, उनकी आंख हमें दिखती नहीं है। तो यहाँ पे गाइस डोमिनिक आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे फादर के साथ बहुत बुरा हुआ और इस फैमिली से जरूर किसी को बदला लेना पड़ेगा सेथ रॉलिंस से। और रे मिस्टीरियो जो है यहाँ पे काम डाउन कराते हैं डोमिनिक को। वो कहते हैं तुम आराम से शांत बैठो और वो सेथ रॉलिंस के लिए कहते हैं कि डैम यू रॉलिंस, और ये जो तुमने चीज करी इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पे गुजरा वो तो है ही, उसके अलावा मेरे बेटे पे, मेरी बेटी पे और मेरी वाइफ के ऊपर जो गुजरा है उस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता है। बोल के वो वहां से चले जाते हैं और उसके बाद डोमिनिक कैमरे में देख के कहते हैं एन आई फॉर एन आई। और बेसिकली मुझे लगता है शायद डोमिनिक ने चैलेंज किया सेथ रॉलिंस को फॉर अ मैच। क्या ये होगा या फिर नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर डोमिनिक को इसमें लाया जा रहा है तो शायद कुछ ना कुछ इनकी इन्वॉल्वमेंट में देखना चाहूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगेगा। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई यहाँ पे मंडे नाइट रॉ पे जो हमें देखने को मिली। उसके बाद नॉट सो इंटरेस्टिंग नाया जैक्स आती हैं बाहर और वो बात करते हैं किस तरीके से आस्का जो है वो अनडिजर्विंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। सेम चीज हमें सुनने को मिल रही है पिछले 6 हफ्तों से। और नाया जैक्स यहाँ पे सेम आके प्रोमो कट करती हैं और उसके बाद उनका मैच होता है कायरी सेन के साथ। ऐसा लगता है पुरानी रॉ लगा के बैठ गया हूँ फिर से, क्योंकि एक बार फिर से कायरी सेन आती है और वो स्क्वॉश कर दी जाती है नाया जैक्स की तरफ से। एनीथिंग न्यू विंस फॉर कायरी? नो प्लीज, कायरी विल गेट बेरिड। और मैं चाहूंगा कि कायरी WWE छोड़कर जल्दी से जल्दी चली जाए। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर हर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉब ग्राउंडकाउस्की के घर में वो अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं और उनका दोस्त उनको यहाँ पे धोखा देता है क्योंकि वो एक WWE का रेफरी है और R-Truth जो है यहाँ पे छुपे होते हैं रॉब ग्राउंडकाउस्की के गार्डन के अंदर और वो उनको रोल अप करके यहाँ पे बन गए हैं 24/7 चैंपियन। और उसके बाद उनका दोस्त मनाने की कोशिश करता है कि भाई रॉब तुम अब NFL में चले गए, तुम क्या इस घटिया से टाइटल का करोगे। और बेसिकली यहाँ पे R-Truth एक बार फिर से चैंपियन बन गए हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की एक और प्रोमो यहाँ पे, और जो कि काफी कमाल का प्रोमो था। वो कहते हैं लास्ट वीक रिक फ्लेयर ने मुझे ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम बुलाया, एज भी ये बात बोल चुके हैं तो ये बात सच्ची होगी। और एज ने इतनी मेहनत करके भी अपने करियर में उतना नाम नहीं कमाया जितना मैंने सिंपली रैंडी ऑर्टन बन के नाम कमा लिया है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना बढ़िया हूँ और बैकलैश में एक बार चीज फिर से मैं प्रूव करूंगा। तो ये हमें प्रोमो कमाल का देखने को मिला। अब जो इकलौती चीज मिसिंग है वो है इनके बीच में काइंड ऑफ ब्रॉल या फिर एक फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीक देखना चाहूंगा बिफोर देयर मैच एट बैकलैश। उसके बाद शार्लेट फ्लेयर आती है बाहर, एक और प्रोमो। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, प्रोमो 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 प्रोमो, इतने सारे प्रोमो एक शो में, दे वर नॉट नीडेड, बट WWE ने यहाँ पे एक चीज करी। तो शार्लेट फ्लेयर आती है बाहर और वो बात करती हैं किस तरीके से जो रिंग साइड लोग बैठे हैं वो डिजर्व नहीं करते, उनको चुप हो जाना चाहिए। और अगर वो रिस्पेक्ट करे थोड़ी शार्लेट की तो शायद उनको भी फ्यूचर में मौका मिलेगा रिया रिप्ली और इयो शिराई की तरह टू बाउ डाउन टू देयर क्वीन। तो ये बेसिकली प्रोमो था। उसके बाद वो आस्का के अचीवमेंट्स को लिस्ट करती हैं और आस्का आ जाती है बाहर। इन दोनों के बीच में हमें एक डिसेंट मैच देखने को मिलता है, झूठ नहीं बोलूंगा एक अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन इसको खराब करने के लिए एक बार फिर से नाया जैक्स आ जाती हैं बाहर आस्का के म्यूजिक पे, आस्का के मेकअप पे और आस्का का मास्क उन्होंने पहना होता है। इकलौती चीज जो मिसिंग रह गई यहाँ पे वो ये थी कि उन्होंने आस्का का जो है वो कॉस्ट्यूम या गियर नहीं पहना हुआ था। अगर वो भी हो जाता तो नाया जैक्स को आज देखने में काफी मजा आता, लेकिन वो डिसअपॉइंटिंग चीज मुझे लगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको भी ये डिसअपॉइंटिंग लगा। तो नाया जैक्स आती है, वो अटैक कर देती है आस्का को, यहाँ पे आस्का को काउंट आउट कर देता है रेफरी, जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत जाती है गाइस। और उसके बाद मेन इवेंट की आती है बारी और मैं देख रहा हूँ टीवी पे एड चल रही है। 1 मिनट बचा है शो खत्म होने में और मेन इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मैच आता है ड्रू मैकिंटायर और MVP के बीच में, जो कि डेफिनेटली एक मेन इवेंट मैच है भी नहीं। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर फटाफट से इस मैच को जीतते हैं। मैच के बाद बॉबी लैशली जो एक फुल लेंसल लगाते हैं और ड्रू मैकिंटायर, और शो उसी समय ऑफ द एयर चले जाता है। मतलब 1 सेकंड की लॉक दिखाई होगी मुश्किल से एंड शो कट्स ऑफ द एयर बिकॉज टाइम नहीं था। 10 मिनट ऊपर चले गए। फालतू के प्रोमो सेगमेंट बहुत थे शो के अंदर। और अगर आपको लगता है पिछले हफ्ते के बाद ये मंडे नाइट रॉ का एक अच्छा शो था तो आप डेफिनेटली कुछ गलत देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये अच्छा लगा तो भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही थी इस पूरे शो के बीच में। ये मेरा ओपिनियन है आज के शो पे। लास्ट वीक जब शो अच्छा था तो मैंने उसकी तारीफ की थी, आज शो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये बात इसके बारे में बोली, लेकिन लोग अभी भी आगे कमेंट में बोलेंगे दैट आई हेट एवरीथिंग अबाउट WWE।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।